So I welcome you in this video. Acid-base balance is one of the most important topics in entire renal physiology. If you understand acid-base balance, whenever you will study disorders such as metabolic acidosis, alkalosis or say any disorder, you will actually come to know what it means and how it manifests. So इस वीडियो में हम acid-base balance को अच्छे से समझेंगे और acid-base balance से क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं वो फिर हम आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं acid-base balance से। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो और दोस्तों से शेयर ना किया हो तो ज़रूर कर दें। और आखिरी में क्वेश्चन है जिसका आपको जवाब देना है। तो बेसिकली शुरू करते हैं एसिड बेस बैलेंस से। तो इस इमेज को थोड़ा सा मैं मैग्नीफाई करके बताऊं तो हम इस रिएक्शन पे फोकस करेंगे। तो ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन आपकी गोल्ड रिएक्शन है। अगर आपको एसिड बेस बैलेंस में कुछ नहीं पता है पर आपको ये रिएक्शन पता है तो आप पूरा एसिड बेस बैलेंस इसी रिएक्शन से डिराइव कर सकते हो। ठीक है, कैसे? कुछ नहीं, आपने क्या करा, मेटाबॉलिज्म हुआ। ठीक है, जो भी आपका खाना है सब चीज़ का मेटाबॉलिज्म होके अल्टीमेटली बनता है CO2। ठीक है, CO2 नॉर्मली जो वाटर हमारे पास प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करके बनाता है H2CO3। यहाँ पे एंजाइम रहता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, अब ये H2CO3 फर्दर डिसोसिएट होता है H+ और HCO3 नेगेटिव में। ठीक है, अब ये जो H+ है यही आपका एसिड वाला कंपोनेंट है और जो HCO3 नेगेटिव है यही आपका बेस वाला कंपोनेंट है। अब आपको क्या करना है, इनमें बैलेंस करना है, एसिड बेस बैलेंस। ओके, इनको रेगुलेट करना है। ठीक है, तो अब आप कैसे रेगुलेट करेंगे? बेसिकली यूरिन जो आपको पता होगा, यूरिन का पीएच एसिडिक होता है। ठीक है, तो अब अलग अलग कंडीशंस आ सकती हैं। ठीक है, तो अब क्या क्या कंडीशन आ सकती है? बेसिकली क्या होगा कि जब आपकी बॉडी को H+ को, अब इन्हीं आयंस को आप फेर बदल कर दीजिए। इसका मतलब क्या है कि आप ये रेड एरो से मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्सक्रीशन और ग्रीन का मतलब है रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जब भी आपकी बॉडी को लगेगा कि अब काफ़ी H+ कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ गया है तो वो इसको एक्सक्रीट आउट कर सकती है। ठीक है, या तो फिर HCO3 नेगेटिव बढ़ गया है जैसे एल्कलोसिस होता है तो फिर इसको भी एक्सक्रीट आउट कर सकती है। HCO3 नेगेटिव को रीअब्जॉर्ब भी कर सकती है इन कंडीशंस जब HCO3 नेगेटिव कम हो जाता है, और HCO3 नेगेटिव को रीजनरेट भी, नया जनरेट भी कर सकती है, मतलब नया HCO3 नेगेटिव बना सकती है। तो ये बेसिकली ये जो एरोज है इनका क्या मतलब है ये अब हम देखेंगे। बट आपको एक आइडिया मिल गया कि कुछ नहीं, जब एसिडोसिस हो गया है, एसिड ज़्यादा है तो एसिड को निकाल दो, एल्कलोसिस हो गया तो एल्कली को निकाल दो। ठीक है, जब आपको HCO3 नेगेटिव बहुत कम है, एसिड काइंड ऑफ ज़्यादा है तो इसको आप रीअब्जॉर्ब करा दो या तो न्यू जनरेट करा दो। तो जो दो ऑर्गन्स है, तो जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपका लंग्स और एक है आपका किडनी। तो जैसे हम ब्लड प्रेशर रेगुलेशन भी पढ़ते थे, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो है किडनी लॉन्ग टर्म में करती है। तो किडनी बेसिकली आपका लॉन्ग टर्म एसिड बेस रेगुलेशन करेगी, लंग्स आपका शॉर्ट टर्म करेंगे, जो कि हम लंग्स के वीडियो में मैंने आपको बताया है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में कि हाइपर वेंटिलेशन होता था तो CO2 वॉश आउट हो जाती थी, रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ बढ़ जाता था। तो ये वीडियो हो चुका है, मैं कमेंट में इसका लिंक दे दूंगा तो उससे आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम इस फोकस पे करेंगे किडनी पे। तो किडनी के दो मैकेनिज्म्स है, बफर और रीअब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। तो रीअब्जॉर्प्शन एक्सक्रीशन तो ये सारा मैंने आपको बता दिया। बफर से क्या मतलब है अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो आपको कुछ नहीं, अभी तक आपको बस बेसिक आइडिया है कि आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों के आयंस में फ्लक्चुएशन करना है एंड यू विल गेट द एसिड बेस बैलेंस। तो एसिड बेस बैलेंस यदि हम किडनी की बात करें, ठीक है, तो ये एक बेसिक फैक्ट आपको पता है कि नॉर्मल यूरिन क्या है, एसिडिक। ठीक है, उसकी पीएच की वैल्यू आपको पता है, नॉर्मली 6 देखी जाती है बट रेंज कर सकती है। ठीक है, फिर उसके कारण कई सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, यूटीआई, वो सब चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि किडनी में बेसिकली जो HCO3 नेगेटिव का पूल है ना, एक तो H+ एक्सक्रीट आउट कर रहा है, एसिडिक है, मतलब H+ ऑब्वियसली ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है। तो HCO3 नेगेटिव क्यों नहीं ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है, मतलब एल्कली क्यों नहीं है यूरिन, है ना, ये सवाल आना चाहिए। तो बेसिकली किडनी जो है वो HCO3 नेगेटिव जो भी उसका पूल है उसको स्टेबलाइज कर लेती है रीअब्जॉर्ब करके। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है HCO3 नेगेटिव का? PCT पे होता है सबसे ज़्यादा 70%। आई होप आपको बेसिक फैक्ट पता हो। और फिर इसके अलावा DCT और CT पे भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि किडनी बेसिकली एक्सक्रीट करती है और एक ये नॉर्मल सी एक वैल्यू दे रखी है जो कि आपको बस एक पता होना चाहिए, बाकी उसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। जो नॉर्मल एक्सक्रीशन ऑफ H+ है वो 1 मिली इक्विवेलेंट पर kg होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किडनी की, तो मैं आपको ये दोनों मैकेनिज्म लिंक करके पढ़ाऊंगा। इसका मतलब बफर और रीअब्जॉर्प्शन एक्सक्रीशन। तो बफर आपको 3 याद रखने हैं, बाइकार्बोनेट बफर, डायबेसिक फॉस्फेट सिस्टम और अमोनिया सिस्टम। इसका मतलब क्या है? बफर का मतलब आपको क्या है, जो बेसिक केमिस्ट्री से आप पढ़ते हैं कि किसी चीज़ को न्यूट्रलाइज करके वैल्यू मेंटेन रखना। तो अगर आपका H+ कुछ भी दिक्कत दे रहा है तो HCO3 नेगेटिव यहीं के यहीं बफर कर देगा। ठीक है, तो पहला बफर यही देखते हैं। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट बफर में क्या है, अगेन ये रिएक्शन आएगी।
तो ये रिएक्शन का मतलब क्या है, ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, ये आपका यूरिन वाला पूरा पाथवे है, ये आपका एक सेल है, ठीक है। अब यहाँ से आप रीअब्जॉर्ब कुछ भी कराएंगे तो ब्लड में जाएगा, एक्सक्रीट करेंगे तो यूरिन में जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा आपको क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ गोल्डन रिएक्शन, ठीक है। तो ये गोल्डन रिएक्शन आप एज इट इज इस सेल में करवा दीजिए, इस सेल का भी मेटाबॉलिज्म हुआ तो ये चीज़ें बनी, ये चीज़ें डिसोसिएट हुई। अब ये जो आपका HCO3 नेगेटिव है ये अंदर चले जाता है, ब्लड वेसल में अब्जॉर्ब हो जाता है। देखिए हमने क्या कहा, बाइकार्बोनेट सिस्टम है ना, मतलब बाइकार्बोनेट बफर है। तो अभी आपको क्या करना है, H+ को एक्सक्रीट आउट कराने की आपकी टेंडेंसी होना चाहिए। तो HCO3 नेगेटिव एज इट इज अंदर चले जाएगा, H+ आपका बाहर आ रहा है, ठीक है। अब H+ कैसे बाहर आता है, इन द यूरिन बेसिकली एक एक्सचेंजर होता है NaH एक्सचेंजर, सोडियम H+ एक्सचेंजर। तो इसके कारण Na अंदर चले जाता है और H+ बाहर आ जाता है। ये कहाँ की बात हो रही है, PCT की बात हो रही है, ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमम आपका HCO3 रीअब्जॉर्ब होता है। तो अब H+ है और HCO3 नेगेटिव ऑलरेडी आपका ल्यूमेन में है, बिकॉज आप क्या देख रहे हैं, एसिड बेस बैलेंस। तो जब बॉडी की साइकिल गड़बड़ा जाती है, ठीक है, तो अब मैं इसको आपको समझाऊंगा। तो HCO3 नेगेटिव यहाँ पे रिएक्ट करेगा, ये वापस से यही चीज़ बना देगा और ये चीज़ें अंदर जाके ये साइकिल रिप्लेनिश हो जाएंगी। अब इसको आप समझिए एक बार टेक्स्ट, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो ये आपका ये नथिंग बट दिस इज योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। तो उसमें भी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब जो है, जो सिक्रीटेड H+ है, जो भी H+ आपका PCT में आया, ठीक है, मेजॉरिटी, जो थोड़ा सा पोर्शन है वो किसी और से भी रिएक्ट करेगा, फॉस्फेट से, वो बताएंगे, बट जो मेजॉरिटी है वो यहीं रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो मेजॉरिटी रिएक्ट्स विथ HCO3 फॉर्म H2CO3, ठीक है। और फिर इसके कारण क्या होगा, H2CO3 से अल्टीमेटली हम इसको पूरा रीअब्जॉर्ब करेंगे। HCO3 नेगेटिव बेसिकली अंदर लिया और फिर वापस तोड़ के HCO3 नेगेटिव रीअब्जॉर्ब किया। तो ये HCO3 नेगेटिव आया कहाँ से, यहीं से, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो CO2 फॉर्म्ड इन द ल्यूमेन from secreted H+ returns to tubular cell to form another H+ and no net H+ secretion occur। तो ये आपने देखा कि जो भी आपकी यहाँ पे ये वापस डिसोसिएट होकर CO2 बनाया, अंदर आ गई, तो अल्टीमेटली आपका H+ भी अंदर आ गया, ठीक है। तो हालांकि इसमें नो एक्सक्रीशन हुआ, बट आपका बफर सिस्टम हुआ। बफर का मतलब क्या था कि कहीं ना कहीं अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो इसने यहीं आके खत्म कर दिया। तो ये चीज़ क्या हुई, ये बेसिकली आपका रीअब्जॉर्प्शन भी काइंड ऑफ हो रही है HCO3 नेगेटिव का, क्योंकि आपका HCO3 नेगेटिव प्रिंसिपली यहाँ था और अब अंदर आ चुका है और बफर सिस्टम की तरह काम कर रहा है। तो ये पहला, मैं अब आपसे बोल रहा हूँ कि मैं ये एरोज हटा देता हूँ और ये आपका ये वाला पार्ट का मतलब इस पार्ट में हमने देख लिया है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि बेसिकली अब हम अगला सिस्टम देखेंगे, डाइबेसिक फॉस्फेट सिस्टम। तो डाइबेसिक फॉस्फेट सिस्टम में क्या है, अगेन आपको बस क्या याद रखना है, गोल्डन रिएक्शन। व्हाट इज गोल्डन रिएक्शन, कुछ नहीं, H2O + CO2 गिव्स H2CO3 और ये डिसोसिएट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे बफर का फर्क है, तो यहाँ पे जो आपका क्या था, वहाँ पे कार्बोनेट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉस्फेट, ठीक है। तो PO4 नेगेटिव है और अब ये रिएक्ट करके HPO4 नेगेटिव बना देगा। यहाँ पे H+ बाहर आया तो वापस एक Na अंदर गया होगा, NaH एक्सचेंजर, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट आपका बनेगा NaH2PO4, मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे करके ये फिर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अब इसको समझते हैं। तो बेसिकली क्या है, डायबेसिक फॉस्फेट सिस्टम में अब आपका ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो थी ये आपकी PCT पे थी, ये रिएक्शन है आपकी DCT पे, ठीक है। और ये एरो क्या सिग्निफाई कर रहा था, मैंने आपसे कहा था नया जनरेट करना, है ना। तो आपने बेसिकली इसमें नया जनरेट करना सीख रहे हैं HCO3 नेगेटिव, ठीक है। ये देखिए, ये बेसिकली इसकी कहीं से कहीं तक साइकिल नहीं है, ये नया बना है, तो दिस इज योर न्यूली जनरेटेड। तो क्या हुआ कि 75% जो भी फिल्टर हुआ आपका HPO4 नेगेटिव एसिड, वो रीअब्जॉर्ब हो गया PCT में, बस 25% जो है वो आता है DCT में। तो मतलब ये बस हम DCT की बात कर रहे हैं जिसमें ये हमें अवेलेबल है, बाकी जगह तो रीअब्जॉर्ब हो चुका है, ठीक है। अब एक्सचेंज हो जाएगा H+ का Na+ के जैसे, बिल्कुल ठीक। पहले यहाँ पे क्या था, Na+ था और Na+ इसके साथ कंबाइंड था, बट अब यहाँ पे एक्सचेंज हो गया। तो जो पहले Na2HPO4 था, अब एक Na अंदर चले गया और आपका H बाहर आया है, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, NaH2PO4 और वो एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन में। और ये जो भी आपका काइंड ऑफ H2CO3 के अलावा जो भी एसिड बनेंगे वो टाइट्रेटेबल एसिड कहलाते हैं, तो उसी को हमने टाइट्रेटेबल एसिड कहा है। तो आप अगर चाहें तो बस HPO4 नेगेटिव लिख के भी एक्सक्रीट आउट करा सकते हैं, और नहीं तो आप Na एक्सचेंजर के कारण वो कंपाउंड भी बना सकते हैं। तो इसके कारण से क्या हुआ, एक तो अगेन अब मैं आपसे बोल रहा हूँ ये वाला पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। और रीअब्जॉर्प्शन एक्सक्रीशन में आपने देखा कि बेसिकली बफर कैसे काम कर रहा है, तो ये चीज़ हो गई आपकी। अब अगला बफर सिस्टम है डाइबेसिक फॉस्फेट सिस्टम के बाद कौन सा था, अमोनिया सिस्टम। तो अमोनिया सिस्टम में क्या है, अगेन रिएक्शन थोड़ी सी गोल्डन रिएक्शन ही है,
बट यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे बेसिकली जो अमोनिया है उसका पहले आपको सोर्स बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि मैं आपको अमोनिया का पहले सोर्स बताऊं तो क्या होता है कि अमोनिया बेसिकली सिक्रीट होता है, अमोनिया फिल्टर नहीं होता है। मतलब अमोनिया हमने पहले सीधे यहाँ पे बताया क्या, नहीं, अभी तक जो भी हम बफर बता रहे थे वो यहाँ पे बता रहे थे, बट अमोनिया क्या हुआ, बेसिकली अमोनिया यहाँ से सिक्रीट हो रहा है बाहर। तो यही रिएक्शन लिखते हैं कि सिक्रीशन ऑफ अमोनिया होता है। सबसे पहले अमोनिया एंटर करेगा ल्यूमेन नॉट बाय फिल्ट्रेशन बट बाय सिक्रीशन, ठीक है। और ये साइट भी कहाँ चल रही है आपकी, डीसीटी और सीटी में। तो अब अमोनिया कैसे एंटर करेगा, बेसिकली 60% अमोनिया आएगा आपके ग्लूटामीन से, जो कि मैंने यहाँ प्रिंसिपली लिख रखा है। इसके अलावा 30% ग्लूटामिक एसिड के डीएमिनेशन से भी आ सकता है और 10% दूसरे अमीनो एसिड्स के डीएमिनेशन से। सो अल्टीमेटली कुछ भी सोर्स हो, आपने अमोनिया ले लिया और ये डीएमिनेट हुआ, तो आपको पता है, या मैंने आपको बताया भी था अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में कैसे ये दोनों कंपोनेंट देगा। जनरल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर याद रखोगे तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ बन गई। अब यहाँ पे वापस HCO3 नेगेटिव अंदर चले गया, ये भी न्यू जनरेटेड है क्योंकि कहीं ना कहीं साइकिल रिपीट हो ही नहीं रही है। NH3 बाहर चले गया, H+ और ये NH4+ रिएक्ट हो गए। अब NH3 बाहर कैसा गया, क्या यहाँ पे कोई चैनल है, नहीं, NH3 लिपिड सॉल्युबल है। तो इसकी बात क्या है, बेसिकली NH3 is passively diffusing out of tubular cell because it is lipid soluble, okay, this is called non ionic diffusion। और फिर ल्यूमेन में वो कंबाइंड होकर NH4+ हो जाएगा। तो आप बोलेंगे NH4+ क्या लिपिड सॉल्युबल है, वो भी अंदर आ गया, तो नहीं, NH4+ इज लिपिड इनसॉल्युबल, तो वो वहीं रहेगा और इस फॉर्म में बाहर चले जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम आगे डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे तो एक क्रॉनिक सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, तो उसमें ये जो हमारा NH3 है ये बेसिकली इतना मेजर बफर नहीं है। मेजर बफर आपके कार्बोनेट और ये है फॉस्फेट, ठीक है। बट अगर आपका क्रॉनिक सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया है, मतलब H+ का लोड बहुत बढ़ गया है, तो ये भी मदद करेगा उसे एक्सक्रीट आउट करने में। तो आपको इसकी क्वांटिटी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो यदि मैं आपसे कहूँ कि आपको क्या देखने को मिला है कि बेसिकली यहाँ पे रीजनरेट भी अब आपने दोनों तरीके से करा दिया है, आपने यहाँ बफर था उसको भी ख़त्म करा दिया है। अब जो आपका एक पार्ट आप सोचते हैं कि H+ को हमें एक्सक्रीट आउट कराना है या HCO3 नेगेटिव को एक्सक्रीट आउट कराना है, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका इंटरकेलेटेड सेल्स। तो वो जो पार्ट है वो मैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस अल्कलोसिस जब एनायन गैप बताऊंगा तब बताऊंगा, क्योंकि वो वहाँ से डायरेक्ट रिलेटेड है। तो अभी आप एकदम बहुत बर्डन नहीं करना चाहता हूँ, मैं वीडियो शॉर्ट रखना चाहता हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको बस ये 3 गोल्डन जो मतलब सॉर्ट ऑफ रिएक्शंस है ये याद रखनी है। लंग का आप ज़रूर देख लीजिएगा इसके बाद जाके, और अल्टीमेटली इस तरीके से बॉडी का पूरा रेगुलेशन होता रहेगा। तो जेंटल रिमाइंडर दे देता हूँ, 100+ वीडियोस हो चुके हैं, देखते रहिए, सारी प्लेलिस्ट लगातार देखिए। और जैसे कि हमने ये क्वेश्चन थोड़ा सा फन क्वेश्चन है, पढ़ाई का क्वेश्चन नहीं है। कल लाइव अगर आप वीडियो में आए हो तो एक चैलेंज लगा था कि मैं एफर्ट्स दे रहा हूँ, आपको एफर्ट्स देने हैं, आपको अपनी बैच तक ये बात पहुँचानी है जितने स्टूडेंट्स को आप जानते हैं फर्स्ट ईयर के। तो क्या आपने कल का चैलेंज पूरा किया, तो ज़रूर बताएं। और यदि आप एकेडमिक क्वेश्चन चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्रॉनिक सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कौन सा बफर सिस्टम सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो थैंक यू, आई होप ये चैलेंज आपने पूरा कर दिया हो। नहीं करा हो तो कोई भी मेरा वीडियो जरूर शेयर करें, या तो स्ट्रेटेजी वाला या जैसा भी, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये इनिशिएटिव पहुंच पाए। सो अगेन थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टाइम्स आर टफ, लेट्स मेक लर्निंग ईजी।